वेलकम बैक एवरीवन, सभी का स्वागत है फिर से। हमने इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू किया था, एग्रीकल्चर तक खत्म कर दिया था। यहां तक हमारे टॉपिक हो गए थे, तो जहां से खत्म किया था उसके बाद आगे स्टार्ट कर देते हैं। पिछली वीडियो पार्ट ए में हमने यहां तक टॉपिक खत्म किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक आ रहा है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन अगर हमें बतानी हो उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे, तो एक काम करना, फटाफट एक टर्म लिख लो। वो क्या होगा? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, टर्म को तोड़ो तो क्या निकल के आता है? मतलब उस टाइम पे जो कंडीशन थी वो इस टर्म से डिफाइन करी जा सकती है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा, सिस्टमैटिक मतलब प्लान्ड प्रॉपर वे से। तो गोरों ने क्या किया? हमारी इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस टर्म को कैसे समझाया गया? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को फर्दर 2 पॉइंट्स में तोड़ा गया। वो 2 पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहला पॉइंट था हमारा क्या, वापस नोट्स पे आते देखते हैं क्या था? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो लीजिए भाई, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छा था, उसे खराब किया। और दूसरा ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्लीक ग्रोथ या स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब गोरे क्या चाहते थे कि हिंदुस्तान से जितना ज्यादा सामान लेके जाया जा सकता है लिया जाए, और उनका एक ही मकसद था। वो क्या? ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज आबाद और इंडिया की इंडस्ट्री बर्बाद। अब ये कैसे किया उन्होंने? सबसे पहले जिस तरीके की इंडस्ट्री में हमारी तूती बोलती थी वो था हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में हमारा डंका दुनिया भर में बोलता था, उन्होंने खराब कर दिया। कैसे खराब किया? सबसे पहली चीज जो हमने किया वो क्या है? डिस्क्रिमिनेट। उन्होंने किया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में कैसे उन्होंने किया? टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ मतलब क्या होता है? टैक्सेशन पॉलिसी। उन्होंने क्या किया? हाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा दी किसके? हैंडीक्राफ्ट पे, यूज परचेज ऑफ हैंडीक्राफ्ट। अगर कोई बंदा हैंडीक्राफ्ट, यहां से कोई क्राफ्टमैन अगर हैंडीक्राफ्ट भेजना चाहता है तो उसको हैंडीक्राफ्ट की एक्चुअल कीमत से 2-3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा ही पैसा देना पड़ता था। किसमें? ड्यूटीज के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था? डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अच्छा, प्रिंसली कोर्ट्स बोले तो क्या भैया? बाहुबली देखिए, माहेशमती साम्राज्यम अस्मागम। उसमें क्या? तो एक बड़ा सा दरबार होता है, दरबार में एक तरफ मंत्री बैठते हैं, एक तरफ दूसरे मंत्री बैठते हैं, बीच में राजा बैठता है, उधर माहेशमती वाली औरतें, क्या नाम है उनका, राजमाता बैठती हैं। सब एकदम सोने होने का पहन पहन के कपड़ा, ऊपर दीवारों में पत्थरों का काम हो रखा है, फर्श पे काम हो रखा है, ठीक है, सिल्क का काम हो रखा है, हर जगह कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट यूज कर रखा है। तो उस टाइम पे कौन होते थे? उस टाइम पे होते थे हमारे पास नवाब्स थे, राजा होते थे, क्वींस होती थी, एम्पायर खड़े होते थे, और ये सब के सब हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा पैटर्नाइज करते थे। इन्होंने क्या किया? गोरे आए, गोरे ने कहा बंद। ये जो राज दरबार में आप लोगों को बुला करके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अब ये बंद। अब क्या चलेगा? फॉर्मलाइजेशन। उन्होंने इसको खत्म करके क्या कर दिया? फॉर्मलाइजेशन। और आज भी चल रहा है। आज भी क्या है? काले सफेद कोट में वकील और जज बैठते हैं, लकड़ी की कुर्सियां होती हैं, उस पे जनता बैठती है, लकड़ी का कटघरा होता है, उस पे क्रिमिनल खड़ा होता है, और लकड़ी का ही क्या बोलते हैं, बेंच होती है जिसपे जजेस बैठते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये हो गया फॉर्मलाइजेशन, सारा हैंडीक्राफ्ट दिखना बंद। तो अब क्या हो गया भाई? जाहिर सी बात है, जब हैंडीक्राफ्ट दिखना बंद हो गया तो वो बिकना बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है हमारा
कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, मशीन मेड प्रोडक्ट्स। यहां से रुई लेके जाते थे, वहां से शर्ट बना के वापस ले आते थे। कॉटन गया, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से रुई डालूंगा, उधर से शर्ट निकलेगी, याद है? तो भैया इसमें क्या हो गया, गोरों ने क्या किया, मशीन मेड प्रोडक्ट्स हमें देने लग गए। अब मशीन मेड प्रोडक्ट्स सोफिस्टिकेटेड होते थे, इजीली बाय कर सकते थे, यूनिफॉर्म होते थे। अब सूत खादी का चरखा चला के सूत काट के खादी की धोती कुर्ता कौन बनाए यार, कौन इतना महंगा टाइम लगाए। इसमें क्या था, एक साथ ढेर सारे प्रोडक्ट बन जा रहे थे। तो इंडियन मार्केट जो थी वो प्रेशराइज्ड हो गई थी, किससे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स, जो कि आ रहे थे कहां से, ब्रिटेन से। तो सीधा एग्जांपल, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। कौन खरीदेगा बनारसी साड़ी जब सबको बनी बनाई शर्ट और सूट पैंट सब मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड मतलब क्या होगा, वी वर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। धोती कुर्ते से, धोती कुर्ता से कहां पहुंच गए थे, सूट पैंट। क्लियर, वेस्टर्न कल्चर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या था, फिफ्थ पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। अच्छा, रेलवेज के इंट्रोडक्शन से हैंडीक्राफ्ट को कैसे नुकसान पहुंचा। तो रेलवेज जब आया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, क्या हुआ, पहले देखो भाई हिंदुस्तान का कुछ इस तरीके से हिंदुस्तान है अपना, ठीक। तो पहले कोस्टल एरिया था, ये सब तो क्या है, सी, इंडियन ओशन, इधर इंडियन ओशन था, ये भी बे ऑफ बंगाल वगैरह इधर साइड। तो ये सब क्या था, ये सब क्या है, ओशन है। तो वो जो जितना भी सामान ब्रिटेन से आता था तो वो कोस्टल एरियाज में ही रह जाता था। लेकिन हिंदुस्तान तो भाई ऊपर तक था, सबको पता है। अब भाई नक्शे पे मत जाना, ठीक है, नक्शा ऐसे ही बना दिया है मैंने। तो गोरों ने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाना चालू करी ताकि नदर्न एरियाज में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा सके। तो यहां से क्या हुआ, रेलवे के इंट्रोडक्शन से जो ब्रिटेन के गुड्स थे वो हिंदुस्तान की नब्ज में पहुंचने लग गए, है ना, एंड तक जाने लग गए। ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया हमारा डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। चलिए भाई साहब, दूसरा था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे पहली चीज था क्या, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम पे हमारे पास था कुछ शुगर, सीमेंट, है ना। मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम पे क्या था, गिनी चुनी कुछ शुगर, पेपर, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसमें याद रखने वाला है वो है टिस्को का। टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कब फॉर्म हुई थी, 1907 में, 1907 में, नोट करते चलना, ठीक है। 1907 में क्या था, टिस्को फॉर्म हुई थी। आजादी से कितना टाइम पहले जमशेदजी टाटा ने टिस्को बना दिया था। टाटा कौन है, टाटा है हमारा इंडिया का लोहार। कौन है, इंडिया का लोहार है भाई, लोहा उसने स्टार्ट किया था। आज की डेट में टाटा ग्रुप कितना बड़ा है। तीसरा पॉइंट जो याद करना है कि ब्लीक ग्रोथ मतलब क्या होता है, टार्डी ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ थी मॉडर्न इंडस्ट्री की जिसका इंडिया की जीडीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं था। तो कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी वॉज मिनिमम, ठीक, या स्मॉल, ठीक। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब उस टाइम पे सरकार किसकी थी, गोरों की थी। गोरे सिर्फ अपने लिए काम कर रहे थे, ब्रिटेन के लिए काम कर रहे थे। तो आज की डेट में जो हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का इतना बोलबाला देखते हैं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, ये सारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं। पहले कुछ नहीं था, पहले गोरों की ही सरकार थी और गोरे नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो वहां पर दूसरी चीज क्या थी कि लिमिटेड एरिया ऑफ
पब्लिक सेक्टर वॉज देयर। पब्लिक सेक्टर में भी लिमिटेड एरिया था। अब ये पब्लिक सेक्टर में लिमिटेड क्यों लिख दिया उन्होंने? ऐसा क्या काम किया भाई? रेलवे उनको बनानी थी, है ना, उनको पोर्ट बनाने थे, उनको इंडियन पोस्ट ऑफिसेस बनाने थे, ये सारी चीजें करनी थी। क्यों? ताकि वो खुद का फायदा देख सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ गई थी? ये पब्लिक सेक्टर में आ गए थे कि इतना काम उन्होंने पब्लिक सेक्टर में किया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को फिर से समझते हैं कि ध्यान से देखेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। इंडियन सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था उस टाइम पे किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तौर तरीके से प्लान करके इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया। प्लानिंग का पहला शिकार हुआ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट उन्होंने तबाह किया। ये 5 पॉइंट देखना कैसे किया। टैक्सेशन लगा दिया, डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन लगा दिया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या हो गया कि भाई हैंडीक्राफ्ट पे हाई टैक्सेस ऑन हैंडीक्राफ्ट, चाहे इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा टैक्स देगा। और लो टैक्सेस और जीरो टैक्स ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल, बेसिकली एक्सपोर्ट। ठीक, तो रॉ मटेरियल अगर हिंदुस्तान से कोई कॉटन, जूट, इंडिगो ये सारी चीजें बेचता था तो गोरे कहते थे भाई तुम एक पैसा मत दो, लेकिन अगर वहां से हैंडीक्राफ्ट कोई खरीदना चाह रहा है या यहां से कोई हैंडीक्राफ्ट बेचना चाह रहा है तो दोनों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने राजाओं के दरबार हटा दिए थे। मशीन मेड प्रोडक्ट्स ले आए थे जो कि यूनिफॉर्म थे, इनएक्सपेंसिव थे, बड़ी आसानी से लोग खरीद सकते थे और बड़े गोरों को फॉलो करने का आज भी एक ट्रेंड है हिंदुस्तान में। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, हम धीरे धीरे इंडियन कल्चर छोड़ के वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ चुके थे, जो बढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज मींस एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश मार्केट इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म। अब आएंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के समझना है, बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से लिखो भाई। फॉरेन ट्रेड था हमारा, फॉरेन ट्रेड, एच लग रहा होगा ये, हाँ भाई, फॉरेन ट्रेड। लाइए, तो इसको 3 पॉइंट में तोड़ा गया है, फटाफट लिख लेते हैं। पहली चीज क्या था? पहला पॉइंट था नेट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहां से रुई जाती थी, वहां से शर्ट बन के वापस आ जाती थी। रुई 5 रुपए में लेते थे, शर्ट 50 रुपए में बेचते थे। तो समझ रहे हो, पैसा जा रहा था हिंदुस्तान से। नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज ट्रेड। गवर्नमेंट का मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली कंट्रोल मतलब जहां पर सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा था? गवर्नमेंट। गोरे डिसाइड करते थे कि भैया किसके पास कितना ट्रेड जाएगा, किसको कितना सामान पहुंचेगा, किस देश से व्यापार करना है, किस देश से व्यापार नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। सरप्लस, अगर कभी भी सरप्लस जनरेट होता था तो उसका फायदा कभी हिंदुस्तान की सड़कें, पानी, हेल्थ, इंफ्रा, ये सब में ना सरप्लस जनरेट जो भी होता था, गोरे उससे भी अपना पेट भरते थे। तो कहता सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। जैसे सपोज करो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कुछ पैसा बच गया तो वो किस में जाता था? ब्रिटिशर्स की जेब में। सबसे पहले नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम एक्सपोर्टर बन गए थे किसके? इन सारी चीजों के। वी बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो, है ना, इन सब के एक्सपोर्टर बन के रह गए थे। और इंपोर्टर बन गए थे किसके? इंपोर्टर बन गए थे हम किसके? आवर मेन इंपोर्ट वाज कंज्यूमर गुड्स,
है ना, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, क्लोथ्स, जैसे कि क्लोथ्स, कहा ना धोती कुर्ता जाती थी, सूट पैंट बन के वापस आ जाता था, ठीक है। मशीनरी फॉर रेलवेज, अब देखो रेलवेज बिच रही थी, उसकी मशीनरी कहां से आ रही थी, ब्रिटेन से। मशीन महंगी थी, पैसा कहां से जा रहा था भैया, यहां से जाके ब्रिटेन के पास जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, मोनोपोली कंट्रोल, इसके अंदर क्या आता है, मोनोपोली कंट्रोल में था, 2 पॉइंट आते हैं, मैं यहां से जगह बना के लिख देता हूं और कलर चेंज कर देता हूं। मोनोपोली कंट्रोल में क्या था, सबसे पहली चीज, मोर देन 50% ट्रेड, 50% से ज्यादा ट्रेड किसके बीच हो रहा था, वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया और ब्रिटेन, इंडिया एंड ब्रिटेन। 50% से ज्यादा ट्रेड अकेले किसके बीच हो रहा था, इंडिया और ब्रिटेन। इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन पे, ब्रिटेन से वापस एक्सपोर्ट होके यहां पर आ रहा था फिनिश गुड्स। दूसरा, रिमेनिंग 50% जो था, रिमेनिंग 50% था, वो किसके पास जाता था, वो छोटी मोटी कंट्रियों के पास जाता था, जैसे चाइना, ईरान, जिसको उस टाइम पे पर्शिया कहते थे, ठीक है, ईरान, पर्शिया, उसके बाद श्रीलंका, जिसको उस टाइम पे सेलोन कहते थे, ठीक है। ये पहले से गरीब थे, इनसे ट्रेड करके हमको क्या ही फायदा हो जाता। आगे बढ़ते हैं, सरप्लस टू जनरेट, सरप्लस, सरप्लस बेनिफिटेड, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ट्रेड। सपोज करो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कुछ पैसा बन भी गया, तो उससे गोरे हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने वॉर एक्सपेंसेस निकाल रहे थे, वो अपने वॉर एक्सपेंसेस निकाल रहे थे, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकाल रहे थे। भाई इतना बड़ा देश को गुलामी के अंदर रखना है, राज करना है, तो लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, काम पे रखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस बनाने पड़ेंगे, इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, जब लोगों की जेब में पैसा जाएगा। तो जो भी ट्रेड करते थे, उससे जो भी फायदा होता था, उसको भी ये अपने पर्सनल, अपने ही यूज में लगा लेते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वॉर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, सब चीज किसके होते थे, गोरों के होते थे। तो कुल मिला के उनकी जो भी पॉलिसीज थी, वो सिर्फ एक तरीके से थी, अपना फायदा, दूसरे का नुकसान, ठीक। इस तीनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो एक चीज निकल के आती है, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। यही 3 पॉइंट मिला देना, और इन्हीं 3 पॉइंट मिलाने के बाद क्या होगा, हम ये पॉइंट समझा सकते हैं कि ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ होता क्या है। अब यहां तीनों पॉइंट तुमने देखा कि कुल मिला के हिंदुस्तान का हर तरफ से बैंड बजी थी, हर तरफ से नुकसान कर रहा गया था। ट्रेड पॉलिसीज ऐसी रखी गई कि हिंदुस्तान की जेब से जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा निकल जाए, जितनी रिसोर्सेज हो सके उतनी ज्यादा रिसोर्सेज खाली कर दे। जब गोरों का प्लान था कि जब भी हमें छोड़ना पड़े, इस देश के जेब में एक पैसा ना हो, बर्बाद हो चुका हो, हमारा गुलाम ऐसे नहीं रहेगा तो दुनिया भर का गुलाम रहेगा, ऐसे रखा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। तो ऐसे बोल दिया मैंने जैसे कि मतलब सामने ही बच्चे बैठे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही जबकि। आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रेड में ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ एक पॉइंट आ गया, उसके बाद एक पॉइंट और आता है जो बिल्कुल मजबूत पॉइंट है, वो है ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। स्विस कैनाल अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल का मतलब क्या है कि एक कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, रेड सी के थ्रू होते होते इंडिया पर आती है। कहां से आती है, अफ्रीका से होते हुए यूरोप को थ्रू एक रास्ता गया है। अब जैसे सपोज करो अपना कहीं हिंदुस्तान इधर है, मेरा भारत महान इधर, ठीक, अपना हिंदुस्तान कहीं इधर है, इधर कहीं था अफ्रीका, ठीक, और ये पूरा यूरोप कटा हुआ है ऊपर की तरफ, ये पूरा इस तरीके से कटा हुआ है
यूरोप। ठीक, यूरोप क्या बोलते अपना गया है, फिर पोर्ट ब्लेयर होते हुए ये पूरा कटा हुआ है। यहां कहीं समझ लो क्या है, एक मिनट, है ना, ये इस तरीके से कटा है, बीच में छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, ये इस तरीके से। ये पूरा अपना हो गया क्या, यूरोप। यहां कहीं हो गया अपना लंदन, यूके कट गया। तो पहले क्या था, यहां पर एक छोटी सी जगह, ये जो डॉट 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 दिख रहा है, ये पहले बंद था। पहले गोरों को अगर ट्रेड करना होता था तो वो यहां से आते थे, ऐसे करके यूं इधर जाते थे, रास्ता बहुत लंबा पड़ता था। फिर यहां जो थी एक स्विस कैनाल थी, इस स्विस कैनाल को ओपन कर दिया गया, इसका नाम रखा गया स्विस कैनाल। और ये इतना सिग्निफिकेंट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए कि आज भी याद होगा कि इस साल पर एक शिप जो थी जिसका नाम था एवरग्रीन, वो स्विस कैनाल में क्या थी, इस तरीके से बीड़ी बीड़ी लग गई थी। तो कैनाल जो था वो बंद हो गया था, रास्ता बंद हो गया था। तो कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया था रह रह के। ठीक है, तो इस स्विस कैनाल की इंपॉर्टेंस तब कितनी रही होगी आप सोचिए, आज इतनी ज्यादा है तो तब भी कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्विस कैनाल की ओपनिंग हो गई 1869 में। ठीक है, ये कब खुल गया, 1869। अब जो ट्रेड रूट था वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, घट के आधा हो गया। ट्रेड रूट कितना कम हो गया, 11,600 किलोमीटर का ट्रेड रूट रह गया। ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़े। इससे ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ, मैंने कहा ये थी ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। डेट याद रखिएगा 1869। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीयूईटी से रिलेटेड, जो कि हम आगे चल के अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करेंगे। आराम से हम लोग इस चैनल पे कम से कम साल भर अगर आप कवर करोगे तो हम लोग सीयूईटी को एक लेवल बियॉन्ड लेके जा सकेंगे। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाने का सिर्फ बोर्ड नहीं रहेगा, हम सीयूईटी को फोकस लेके ही पढ़ेंगे। फ्यूचर इज सीयूईटी। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास नॉलेज है, मैंने आपको पहली वीडियो में ही कहा था सारा खेल कुर्सी का हो गया है। कुर्सी किसकी, कॉलेज की। कॉलेज कैसे मिलेगा, सीयूईटी से। तो जिसको सही में नॉलेज होगी वही सीयूईटी कोड ब्रेक कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, है ना। कंपटीशन रियल होने वाला है। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल कब, 1869। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इससे हुआ क्या, इससे यह हुआ कि गोरों को पता चल गया कि भैया स्विस कैनाल ओपन हो गई है, अब जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ट्रेड करो। पहले भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बाद में भी एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन जो पेस है वो बढ़ गई, बहुत तेजी से करने लगे, क्योंकि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, कम समय लगने लग गया। जब समय कम लगेगा तो ट्रेड ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ट्रेड होगा इंडिया का उतना ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। इंडिया की जो वेल्थ थी वो धीरे 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 घटती जा रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि वो यहां से सारी रिसोर्सेज रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स ला रहे थे। ठीक, ये हो गया हमारा ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इससे क्वेश्चन आना तय है। अगला जो है फॉरेन ट्रेड के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ध्यान से देखिएगा। जब भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात आती है तो 4-5 चीजें देख ली जाती है कि बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है ना, लिटरेसी रेट क्या है, ऐसे ही लिख लीजिएगा, ज्यादा इससे क्वेश्चन में दिमाग में नहीं रखना है। ठीक, इतना थ्योरी लिखना पड़े। लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या होना है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या होता है, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर। 1 साल के भीतर भीतर कितने बच्चों की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एवरेज पर्सन की लाइफ कितनी होती थी, आज की डेट में 60 है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी, डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी। फिर आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बर्थ रेट कितना था? अब मैं ऐसे करता हूं, पहला होगा बर्थ रेट, इधर लिखेंगे बर्थ रेट, इधर लिखेंगे डेथ रेट। तो बर्थ रेट कितना था? बर्थ रेट था हमारा 48 पर 1000। डेथ रेट कितना था? 40 पर 1000, जो कि था बहुत ज्यादा। हाई बर्थ रेट और डेथ रेट क्या क्या इंप्लाई करते हैं? कि देश में गरीबी बहुत थी, पॉवर्टी। लिटरेसी रेट टोटल कितना था? 16%। टोटल देश में कितने लोग पढ़े लिखे होते थे? 16%। ठीक है। अब फीमेल इसमें कितनी होती थी? मात्र 7%। मतलब समझ रहे हो? पहली चीज, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट होता है हमारा अ पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट इज नोन एज लिटरेट। उसको लिटरेट कहा जा सकता है, जो सिर्फ अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है। और इस तरीके से सिर्फ नाम पढ़ और लिख लेने वाले लोग कितने थे? मात्र 16%। और फीमेल लिटरेसी उससे गई गुजरी थी। और आज कितनी है भाई? फीमेल बैंड बजा रही है सबकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारा क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था? यह भी बहुत ज्यादा था। कितना था? 218 पर 1000। हर 1000 में से 218 बच्चों की पैदा होने के 1 साल के भीतर भीतर मौत हो जाती थी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल, मतलब हॉस्पिटल वगैरह कितने रहे होंगे, पता चलता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? बिलो 45, 45 साल से कम। मतलब क्या है? एक आदमी की एवरेज लाइफ कितनी होती थी? मात्र 45 साल। इसीलिए पैदा होता, शादी करा देते थे। पहला काम तो वही कराना होता था पेरेंट्स को। खैर, मेरी फ्रस्ट्रेशन कहां बाहर आ रही है? इधर आते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब डेमोग्राफिक चेंज। तो जब भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात आती है तो इसमें कुछ चीजें आती हैं। पहली चीज क्या होती है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, है ना। दूसरी चीज क्या होती है कि कब से इंडिया की पॉपुलेशन, सेंसस क्या होता है? सेंसस माने होता है जनगणना। सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना। मुझे ठीक है, पॉपुलेशन काउंट जिसे कहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। अब दो सवाल आते हैं इसमें से। पहला, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, और दूसरा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ऑफिशियल सेंसस जो हुआ था पहला, वो हुआ था 1881। फिर हर 10 साल बाद होता है 1881, 1891, फिर 1901। तो इस तरीके से सेंसस हुआ। और एक होता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था हमारा 1921। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि आफ्टर 1921 हिंदुस्तान की पॉपुलेशन टिल डेट घटी नहीं है, सिर्फ बढ़ी है। 1921 से पहले क्या था? 1881 में कुछ थी, फिर 1891 तक घटी, फिर 1901 से बढ़ गई, फिर 1911 में घट गई, फिर 1921 में बढ़ गई, और उसके बाद से आज तक बढ़ रही है। तो ये क्या है? पहले तो फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन 1921 के बाद से जो ग्राफ है इंडियन पॉपुलेशन का, वो ऐसे है। ठीक, सब चढ़ गए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब दो टॉपिक बचते हैं, एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। तो आखिरी टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक, एक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि मैंने कहा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में जो वर्कफोर्स होगी वो क्या है? वर्कफोर्स मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं तो वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के सबसे पहली चीज इधर ध्यान रखो कि मैं सेक्टर्स की अगर बात करूं, इधर ऊपर चले जाते हैं, पहले सेक्टर्स की बात करते हैं, या ऊपर ही लिख देते हैं, है ना। सेक्टर्स की बात करते हैं। यहां पर किसका एनालिसिस कर रहे थे? वर्कफोर्स का, जो लोग काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसा समझ लीजिए कि 3 सेक्टर थे, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी
और दूसरा तीसरा टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब वो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी इंडस्ट्रीज। और तीसरा होता है टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर। तो इंडस्ट्रीज की हालात कैसी थी हमें पता है। मोर देन 85% ऑफ द पॉपुलेशन कहां रहती थी? विलेज एरियाज में। वॉज लिविंग इन विलेज एरियाज। तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा जोर था वो किसका था? प्राइमरी सेक्टर का। कितना था? 72.7% लोग जो थे वो किसमें थे? हिंदुस्तान की वर्कफोर्स का 72.7% प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। और भाई एग्रीकल्चर सेक्टर की हालात क्या थी ये हमने पहले ही देख लिया है। मतलब एक ऐसा सेक्टर जो कि ना कि सिर्फ बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है, जो कि पूरी तरीके से डूब चुका है, उसमें देश के 72% वर्कफोर्स इंप्लॉयड है। तो भाई किस तरीके से देश का भला होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर तो कुछ था नहीं, मात्र 10.1% के आसपास इंडस्ट्रियल सेक्टर में था, वो जो पेपर, स्टील, सीमेंट ये सब जो मैंने बताया था। और टर्शरी सेक्टर में थे 17.2%। ये था हमारा सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इसका कुछ इंप्लीकेशन भी थे, तो सेक्टर्स पढ़ लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो पहली वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने जो एनालिसिस देखा उससे क्या एनालिसिस किया? हमने एनालिसिस ये किया, 3 पॉइंट एनालिसिस के भी हो गए। लो भाई, 1 2 3। पहला पॉइंट एनालिसिस का क्या निकल के आता है? वो ये कि एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम। सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना लाइवलीहुड अर्न कहां से करते थे? एग्रीकल्चर से। दूसरी चीज हमने एनालिसिस की कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स। इनसिग्निफिकेंट सोर्स मतलब क्या हो गया? इनसिग्निफिकेंट सोर्स मतलब हो गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना था। सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर इनसिग्निफिकेंट, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। जिससे क्या हुआ? अब देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर तुम्हारी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम थी देश की, यानी 72% लोग उसमें थे। एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात क्या थे? बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। अब एक ऐसी सेक्टर में लोग लगे हुए हैं देश के जो कि पहले ही से डूबा हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मात्र 10% है, 10% से भी कम थे लगभग। तो ये क्या होगा? इससे क्या निकल के आया? इन दोनों चीजों से एक चीज निकल के आया, वो क्या था? अनबैलेंस्ड और अनइवन ग्रोथ। एक देश तब अच्छा बनता है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वर्कफोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवन होता है, तब जाके जीडीपी बनती है। यहां तो देश की 70% आबादी वो काम कर रही है जो पहले ही से डूबी हुई है ना? राइट, आगे बढ़े। ये था हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अब कितने पॉइंट हो गए, कितने बाकी रह गए? तो इंडस्ट्रियल हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, बचा इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के डेवलपमेंट की नींव होता है। मैं कहा एक तरफ यूएसए है, यूएसए क्या है? एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, राइट। इंडिया है एक तरफ, इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, आज भी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, राइट।
अब यूएसए और इंडिया में फर्क क्या है भाई? सीधा सीधा अगर एक आदमी जाता है, मैंने कहा एक अनपढ़ आदमी अगर यूएस से चले जाए और इंडिया आए तो वो आके क्या बोलता है, भैया वहां की सड़कें बहुत अच्छी थी, वहां पे ना क्या बोलते हैं एकदम साफ साफ रहता था सब कुछ, दुकानें एकदम बढ़िया से लगी रहती थी, फुटपाथ बने थे, हर जगह पर ट्रैफिक लाइट थी, बिल्डिंग थी, हॉस्पिटल थे, बढ़िया बढ़िया, ये बड़े बड़े स्कूल थे, है ना? तो ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है यार, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। कहता था भाई वहां बिजली नहीं जाती थी, यहां तो बिजली आती नहीं है, ऐसे बताता है कि नहीं बताता है क्लेमैन? तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है? ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इंडिया जो था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 90s में, मिड 90s में, मतलब मैंने कहा आजादी के टाइम पे 1940s में क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर? गोरों ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, गिनी चुनी 3-4 चीजें बनाई थी। तो पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक जो सोशल चेंज के लिए होते हैं और एक जो इकोनॉमिक चेंज के लिए होते हैं, है ना? सोशल चेंज के लिए क्या होता है भाई? स्कूल, हॉस्पिटल्स, है ना? ये सारी चीजें, स्कूल्स, हॉस्पिटल, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें, इंफ्रा, इस सब में आ जाता है। ये हो गया सोशल चेंज। क्यों? सोसाइटी के लिए बन रहा है। सोशल चेंज मतलब जो सोसाइटी के लिए हो, और इकोनॉमिकल चेंज मतलब जो कमाई के लिए हो। इकोनॉमिकल चेंज में क्या आ सकता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स अच्छी है कि नहीं, बैंकिंग है कि नहीं, बैंक्स फैसिलिटी है कि नहीं, ठीक है, एनर्जी पे बात की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एनर्जी, पावर एनर्जी जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है? इकोनॉमिक चेंज की पार्ट होती है। तो मुद्दा ये आता है कि क्या गोरों ने कुछ डेवलप किया? हाँ, गोरों ने कुछ डेवलप किया। गोरों ने डेवलप किया क्या? गोरों ने इंफ्रा के नाम पे हमें क्या दिया? इंफ्रा के नाम पे उन्होंने हमें रेलवेज दी, रोड्स बनवा दिए, पोर्ट्स बनवा दिए, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस बना दिया, इंडियन पोस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और क्या किया? रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, और थोड़ा एनर्जी पे भी काम किया, क्योंकि खुदाई माइनिंग में भी तो भैया बिजली चाहिए। इन सारी चीजों पे उन्होंने काम किया। हालांकि इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है, कम्युनिकेट भी तो करना था, इतना बड़ा देश चलाना है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को ऊपर राज करना है, तो कैसे करोगे? कम्युनिकेशन तो जरूरी। उस टाइम पे तो मोबाइल फोन नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या किया? ये सारी चीजें डेवलप करी। अब रेलवेज वो डेवलप कर गए थे, हमने उसको एक्सपैंड कर दिया, रोड्स बाकी हमने एक्सपैंड कर दिया। लेकिन कुल मिला के उन्होंने ये सारी चीजें इंडिया के इंफ्रा को डेवलप करने के लिए नहीं की थी। उसके पीछे उनका मोटिव क्या था? उनके पीछे उसका मोटिव ये था टू रेगुलेट इंडिया, इंडिया को रेगुलेट करना, रूल्स रेगुलेशन से बांध के रखना, भैया चलाना है ना एक देश को। ये सारी चीजें क्यों की थी? ताकि इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हो सके, इंडिया की रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन हो सके। तो उन्होंने इंडिया के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसको हम पॉजिटिवली देख सकें। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, वो था एक्सप्लॉयटेशन। सो सवाल आता है, वॉज देयर अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सो पहला जवाब होगा सीधा सिरे से नहीं, नो, दे वर हेयर टू एक्सप्लॉइट अस। हाउएवर उनके आने के बाद हम लोगों ने कुछ चीजें सीख ली, ठीक है। जैसे कि क्या? पॉजिटिव, लास्ट टॉपिक में क्या आएगा? लास्ट टॉपिक जो था हमारा 8 टॉपिक था शायद, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो क्या आएगा? नो, नो, सीधा। हाउएवर the means to achieve ends, लिख लीजिएगा, however the means to achieve ends yielded some
पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि वो उनका कोई कोई वैसे योगदान नहीं था, डायरेक्टली नहीं था, उसका इम्पैक्ट कुछ और हो गया। हमने क्या सीखा, क्या था उसमें, पहला क्या था, पहला आ जाता है हमारा क्या, पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट की वो था कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। पहले फार्मर्स क्या करते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग, खेती बाड़ी इसलिए करेंगे ताकि खुद का पेट भर सके, लेकिन गोरों ने फार्मिंग से पैसा कैसे कमाते हैं ये सिखा दिया। दूसरी चीज जो सबसे बढ़िया की, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस एंड नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया इन सारी चीजों पे, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दिया था, है ना, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, बिल्डिंग बनाई, ब्रिजेस बनाए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम स्टॉक मेंटेन करने लगे, नेचुरल कैलेमिटीज का नुकसान इतना नहीं होने लगा, हालांकि होता तब भी था। थर्ड क्या है, मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम, अब क्या है, अब क्या है, मॉनिटरी सिस्टम है। मॉनिटरी सिस्टम कॉइन्स यूज करते हैं, पहले गुड्स के बदले गुड्स यूज होते थे, है ना। एक और सबसे अच्छी चीज दे गए वो लोग, वो था क्या, राज कैसे करना है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, क्लियर। ये हो गया हमारा क्या, लास्ट पॉइंट। और इसके बाद चैप्टर कंप्लीटेड। खत्म, यहां हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 है। ठीक है, जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।